हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में अभी तक हमने सभी एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है और उस पर कई क्वेश्चंस भी कर लिए। सो अब हम मेन पार्ट पे आ रहे हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो मेन टॉपिक कहलाता है, क्योंकि जो बड़ा टेबल बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का, आपने देखा होगा अपनी बुक्स में एक बड़ा सा चार्ट दिया होता है उसमें। सो उसकी शुरुआत हम आज से करने वाले हैं। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं कराया जाता है ये भी आप समझ लीजिए। डायरेक्ट मेथड इसलिए नहीं कराते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो कि कैश से होते हैं। अब देखिए, एक कंपनी में लगभग हज़ारों ट्रांजैक्शंस डेली होते हैं कैश के ऊपर। ठीक है, उसके हिसाब से हज़ारों ट्रांजैक्शंस के हिसाब से हज़ारों अकाउंट भी खुलते हैं। अब हर एक अकाउंट का हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट मेथड है वो ना करके दूसरा भी एक रास्ता होता है इनडायरेक्ट मेथड का। ठीक है, अभी जो इनडायरेक्ट मेथड है ना, इसमें खासकर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ता है। मतलब आपको ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो कैश से संबंध ना रखती हो। ठीक है, जो कैश का ज़्यादा फ्लो ना करती हो उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर टोटल में से माइनस कर दीजिए तो वो सारी चीज़ आ जाएंगी जो कैश से संबंध रखती है ना। तो इसी वजह से इनडायरेक्ट मेथड आपको पढ़ाया जाता है। हालांकि आपको इतनी डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल बताया जाएगा, उसको थोड़ा सा आपको समझ के उसी टेबल को फॉलो करके अपने आंसर्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल आपके कोर्स में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही है जो एग्ज़ाम में आता है। और याद रखिएगा, ये कम से कम 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, तो बड़े ध्यान से आज की क्लास से आपको समझना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें से सबसे पहले सिखाया जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में सोच के ही आगे बढ़ना है, और इसका कैश फ्लो हम समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। और इसी का कैश फ्लो जो है वो थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो कैलकुलेशन है वो तो बड़ा ही सिंपल है, वो तो आपको एक ही क्लास में समझ आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी हम ज़्यादा क्लासेस लेंगे और सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको सबसे पहले निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर उल्टे कदम चलने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में आपको नेट प्रॉफिट दिया होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब बैलेंस शीट में आता है तो उसमें आपको प्रॉफिट दिया होता है, मतलब उसमें आपको सरप्लस दिया होता है। आपने अभी तक बैलेंस शीट देखी होगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक कॉलम होता है लाइबिलिटी साइड में, उसमें सरप्लस दिया होता है। ठीक है, अब ये जो सरप्लस है, ये इसमें से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टैक्स दिया गया होगा, कुछ ना कुछ डिविडेंड दिया होगा, या और भी चीज़ें दी गई होंगी। तो हमको क्या करना होता है कि हमको ऐसा प्रॉफिट निकालना है, मतलब सरप्लस का वो हिस्सा निकालना है जो टैक्स देने से पहले और कोई भी ऐसा आइटम है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपना प्रॉफिट अलग अलग जगह। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है? देखिए, एक तो शेयर होल्डर्स को देती है, ऊपर से टैक्स देती है, उसके अलावा कुछ अपने पास रिटेन्ड अर्निंग रखती है जो कि रिजर्व में आ जाते हैं। रिजर्व और प्रोविजंस का नाम आपने 11th में सुना होगा। ये ऐसे एक तरह की सेविंग अकाउंट होता है, या आप ऐसे समझ लीजिए, आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इसको आप गुल्लक की तरह समझ लीजिए। दो तरह की गुल्लक होती है, एक रिजर्व होता है और एक सरप्लस होता है। ठीक है, तो इसमें कंपनी जो रिजर्व्स होती हैं वो बेसिकली फ्यूचर में अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, और प्रोविजंस जो होते हैं उसको जो नुकसान होने वाले फ्यूचर में उसके लिए बचाने पहले से ही पैसा बचा लेते हैं। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जाता है, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा और कहीं अगर ज़रूरत पड़ता है, जैसे टैक्स के लिए भी एक गुल्लक बनती है। कंपनी क्या करती है, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाती है। अब ये प्रोविजन जो होता है ये इसमें पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो जाता है,
और उसके बाद जब टैक्स एक्चुअल में लगता है तो इसी में से टैक्स का पैसा निकाल के दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे कंपनी की रेपुटेशन अच्छी बनी रहती है कि कंपनी ने टैक्स का जो पैसा है पहले से ही बचा के रखा है, तो शेयर होल्डर्स वगैरह इंप्रेस होते हैं कंपनी से। सो करना क्या है, मेन पॉइंट पे वापस आते हैं स्टूडेंट्स, आपको उल्टा चलना है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। मतलब सारी चीज़ें आपको उल्टे तरीके से सोचनी है इसमें, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं? ये ऐसे आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स जो साल में नॉर्मली नहीं होते, ये कभी कभी हो जाते हैं। अब जैसे कि सेल्स है, वो तो नॉर्मल चीज़ है, या परचेज है, वो भी नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर कोई ऐसी सेल या परचेज हो जो उसी दिन हो या उसी साल की गई हो, वो रेगुलर हर साल नहीं होती है, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, इससे पहले का ही पार्ट था, उसमें मैंने अच्छे से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें आपको दोबारा से नेट प्रॉफिट में लानी है और उसको बना देना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए समझते हैं। तो यहाँ तक हमको पहुँचना है, ये मत सोचिएगा कि टेबल में सबसे पहले आपको ये लिखना है, नहीं, आपको सबसे पहले ये लिखना है जो अगला पॉइंट है। अब देखिए, जब भी आप बैलेंस शीट देखेंगे स्टूडेंट्स, उसमें ज़रूर आपको रिजर्व एंड सरप्लस का एक कॉलम दिया होगा और उसमें दो चीज़ें दी होती हैं, एक तो शेयर होल्डर्स फंड दिया होता है और दूसरा सरप्लस दिया होता है। तो उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब देखिए, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में सरप्लस दिया हो उस चीज़ को नोट करिएगा, ठीक है, सरप्लस वर्ड को नोट कीजिएगा। और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 2 साल का दिया होता है, मतलब 2 साल का डेटा आपको दिया होगा, एक तो ओपनिंग बैलेंस दिया होगा हर चीज़ का और फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा हर चीज़ का। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करना है, ठीक है। तो वो आपका असली सरप्लस होगा, उसको आपको यहाँ लिख लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे टेबल में अच्छे से आपको देखना है कि ये सरप्लस जो है वो कहाँ दिया हुआ है, सरप्लस वाला आइटम। तो आपको उसको पहले से सबसे पहले कॉलम में लिख लेना, ठीक है। अब इसी में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और कुछ चीज़ें लेस करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ऐड क्या करेंगे। देखिए, ऐड हम करेंगे ऐसी चीज़ें जो नुकसान थी, ठीक है, नुकसान वाली जो चीज़ें हैं, मतलब जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ था, प्रॉफिट का हिस्सा हमने बांटा था ना, मैंने अभी आपको बताया। तो जहाँ जहाँ बांटा था उसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, तो हमको उसको दोबारा से जोड़ देना है, याद रखिएगा। तो यहीं पे आपको देखिए उल्टे कदम चलने हैं। ऐड में आपको सारा नुकसान वाले जो आइटम है वो लिखना है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और लेस वाले कॉलम में आपको जितने भी फायदे हुए हैं वो लिखने हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, बड़ा ही सिंपल है, टोटल 5 चीज़ें हैं जो याद करने में बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले डिविडेंड। अब स्टूडेंट्स, डिविडेंड होता है, आपको बताइए, शेयर होल्डर्स को मिलता है और ये कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है। और क्यों देती है? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने पैसे लगा रखे हैं कंपनी में, तो उनको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, वही डिविडेंड होता है। अब डिविडेंड दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो होता है प्रपोज डिविडेंड और दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड। दोनों में फ़र्क समझ लीजिए जल्दी से। देखिए, प्रपोज डिविडेंड जब इसका मतलब होता है कि कंपनी ने बोल दिया है कि आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन ये कंपनी उस साल नहीं देती है, अगले साल देती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रपोज डिविडेंड जब भी आ जाए तो उसकी है ना डेट देखना। अगर इसमें लास्ट ईयर वाली डेट दे रखी है ना, पिछले साल वाली डेट, तो वो तो इसमें ऐड होगी, क्योंकि पिछले साल अगर प्रपोज किया होगा, कंपनी ने पिछले साल बोला होगा कि डिविडेंड देंगे, तो वो इस साल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इस साल में आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है ना, ये पहला पॉइंट में जो भी अमाउंट है, वो पिछले साल वाला जो अमाउंट है वो लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स, वो लास्ट ईयर वाला जो प्रपोज्ड होगा वो आएगा, और इस साल वाला प्रपोज्ड भी होता है। अब क्वेश्चन में दोनों साल के आपको देंगे, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि करंट ईयर वाला जो प्रपोज डिविडेंड होता है, आपको वो नहीं लिखना है, ठीक है, वो नहीं लिखना है, कंफ्यूज मत होना। आपको पिछले साल वाला ही प्रपोज डिविडेंड लिखना है, क्योंकि वो इस साल दिया जाएगा तो खर्चे में इस साल आएगा। इंटरिम डिविडेंड जिस साल बताते हैं उसी साल दे भी देते हैं, तो इसका मतलब ये आपको करंट ईयर वाला लिखना है, करंट ईयर।
तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, शॉर्ट में अगर समझाऊं तो प्रपोज डिविडेंड पिछले साल वाला ही अमाउंट आपको लेना है हमेशा, और इंटरिम डिविडेंड में इस साल वाला अमाउंट ही लेना है। क्लियर है? तो ये दो तरह के डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड जल्द से जल्द दिया जाता है, और ये साल के बीच में अगर कोई डिविडेंड होता है उसको बोलते हैं। ठीक है? और जो मेन डिविडेंड होता है वो अगले साल ही देते हैं, जिस साल अनाउंस करते हैं उसके अगले साल मिलता है। तो ये डिविडेंड का कॉलम आपको समझ आया? तो दोनों डिविडेंड ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट जो था उसमें हमको ये चीज़ें जो खर्चे हुए हैं वो ऐड करने हैं। अच्छा, और कहाँ जाता है स्टूडेंट्स? देखिए, किसी भी तरह का अगर रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है, मैंने कहा ना, किसी भी तरह की गुल्लक में अगर पैसा जाएगा तो वो आपको दोबारा ऐड करना है। अब रिजर्व क्या होता है, किस तरह के होते हैं? देखिए, जनरल रिजर्व भी होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है। जनरल रिजर्व बेसिकली ऐसी गुल्लक जिसमें पैसा इकट्ठा करते हैं और फ्यूचर में उसको किसी भी काम ला सकते हैं, ग्रोथ के किसी भी काम। ठीक है? इससे आप अपना नुकसान नहीं भरेंगे, उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन बेसिकली अगर किसी वर्कमैन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको पता ही है कि फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे वर्कमैन हैं, तो कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर काम करते हुए किसी मशीन के थ्रू या फैक्ट्री प्रेमिसेस में उसको प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में उसको कंपनसेशन दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे लॉस के लिए कंपनी रिजर्व पहले से ही तैयार रखती है, तो इसीलिए बोला गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो किसी भी तरह का अगर रिजर्व होता है तो स्टूडेंट्स उसमें अगर आपने इस साल पैसा दिया है तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है? ऐड कर देना उसको। और ये बाकी सारे करंट ईयर वाले ही हैं, बस वो प्रपोज्ड का ये पंगा है कि इसको लास्ट ईयर वाला अमाउंट आपको लिखना होता है। बाकी सब में आपको करंट ईयर वाले अमाउंट लिखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है? तो रिजर्व वाला पैसा जो आपने दिया है वो भी हमने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन दूसरे तरह की गुल्लक हो गई, ये नुकसान से बचाने के लिए होती है स्टूडेंट्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो साल में आपने अगर टैक्स के लिए, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, एक गुल्लक हो गई। ठीक है? चलिए एक गुल्लक मान लेते हैं इस तरह की है, तो साल के बीच में आपने इसमें पैसा डाल दिया, मान लेते हैं आपने 80,000 या 1,00,000 रुपीज़ इसमें डाल दिया है। ठीक है? अब जितने का भी टैक्स होगा वो इसमें से निकाल के दे दिया जाएगा, लेकिन आपने इसमें पैसा डाला है, और ये कहाँ से डाला होगा? प्रॉफिट जब हुआ है तब डाला है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में, क्योंकि ये प्रॉफिट कम हुआ था तो हमको उल्टा चलना है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो असली का टैक्स नहीं है, इतना याद रखना। ये तो आपने इकट्ठा किया है गुल्लक में। अब इसमें से हो सकता है इस साल सिर्फ 50,000 का टैक्स हो, तो उसको बोलते हैं टैक्स पेड। दोनों में फ़र्क समझना स्टूडेंट्स। 50,000 वाले को बोलेंगे टैक्स पेड, और इसको बोलेंगे प्रोविजन मेड। ठीक है? मतलब इस साल हम लोगों ने प्रोविजन इतने से बढ़ाया, तो जितने भी प्रोविजन में आपने पैसे डाले होंगे उसको वापस मंगवाइए और ऐड कीजिए। ठीक है? लास्ट में आता है स्टूडेंट्स और कोई इधर उधर का कोई खर्चा हुआ जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो डेबिट हुआ हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है? तो कोई भी ऐसा खर्चा अगर नुकसान डेबिट हुआ हो जिसको हम नॉर्मल तौर पे मानते ही नहीं है नुकसान, क्योंकि वो कई सालों में या अचानक से हो गया, तो वो नॉर्मल चीज़ों में तो काउंट नहीं होगा ना, नॉर्मल अकाउंट्स में वो काउंट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? तो ये 5 चीज़ें जो हैं बड़ी सिंपल हैं स्टूडेंट्स, और इनको आप अकाउंट में ढूँढिएगा और इसमें ऐड कर देना। अच्छा, अब लेस करने वाली कौन सी चीज़ है? क्या वो इतनी ही है जितनी ऐड करने वाली थी? नहीं, लेस करने वाली तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, वो तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, अभी देखते हैं। और वो 2 चीज़ों का आइडिया भी आपको पहले की चीज़ों से आ जाएगा। लेस आपको क्या करना है? जितनी भी इनकम हुई है, फ़ायदे जो हैं उनको लेस करना है, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो जाहिर सी बात है, देखिए रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है? अब गवर्नमेंट जो होती है वो आपसे टैक्स तो ले लेती है, लेकिन रेगुलर टैक्स आप देते रहें और आपको कोई परेशानी ना हो टैक्स देने में, तो गवर्नमेंट इसके लिए आपको एक सुविधा भी देती है, एक फैसिलिटी देती है कि जितना भी आप टैक्स देते हैं, मान लेते हैं आपने 50,000 टैक्स दिया था, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप हमसे वो टैक्स का पैसा वापस भी मांग सकते हो, लेकिन सारा नहीं, कुछ परसेंटेज।
ठीक है, जैसे 20% हो गया या 30% हो गया, तो उसमें से 10-15 हज़ार रुपये का टैक्स रिफंड हो जाएगा आपको। तो इसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिफंड। आपने सुना भी होगा, ITR करके आता है, ITR, इनकम टैक्स रिफंड होता है ना। तो ये इसके लिए कंपनी को फॉर्म भरना होता है, और ये नॉर्मली आम आदमी की लाइफ में भी आपको ये मिलता है ITR की सुविधा। इसमें अगर आपकी इनकम है और उस पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ITR करवा सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा रिटर्न भी करती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ये है तो टैक्स से संबंधित, इसी वजह से अगर कोई फ़ायदा होता है तो उसको आपको यहाँ पे लेस कर देना है। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, अगर कोई ऐसी इनकम हो गई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ठीक है, तो उस जो नॉर्मली नहीं होती थी, अब नॉर्मल इनकम मतलब आपने सेल किया सामान, तो वो इनकम नॉर्मल इनकम कहलाती है। लेकिन कोई और वजह से अगर आपको इनकम हो गई ऑपरेटिंग में ही, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो इनकम है वो लेस हो जाएगी जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें से। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसी तरह से देखिए, जैसे एक्सपेंस जो था वो ऐड हुआ था, इनकम लेस हो गई, उसी तरह इनकम टैक्स वाला जो पार्ट था वो ऐड हुआ था, तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स लेस हो गया। क्लियर? बड़ा ही सिंपल हो गया ये तो अब देखिए, ये इतना अमाउंट लेस करने के बाद आप पहुंच चुके हैं जहां पे आपको पहुंचना था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर है? तो टोटल मिला के कितनी चीज़ें हुई? ऐड करने में 5 चीज़ें, जिसमें से 2 तो डिविडेंड ही थे, और प्रोविजन और रिजर्व मिला के उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थे, 5 वो थे। और उसके बाद यहाँ पर लेस में कितनी चीज़ें हैं, उसी में से आप चुन लीजिए। 2 ही चीज़ें हैं, एक तो इनकम टैक्स रिफंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक पहुँचना आप अपने लिए पहले तो आसान बनाइए, और जो ये चार्ट है इसको अच्छे से नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पहले तो इतने ही पार्ट पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है। उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होगा। सो स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो पहला पार्ट है उसको मैंने आपको समझाया है, इसको स्टेप 1 बोलते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।